हाय एवरीवन, वेलकम टू एडलिनो। तो आज हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स का आज हम माइंड मैप देखेंगे। ये लेक्चर नीट के लिए रहेगा। नीट के लिए जितने भी फार्मूलाज हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काइनेमैटिक्स के, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में वन शॉट में पूरा काइनेमैटिक्स खत्म करेंगे। ठीक है, और इसको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस लेक्चर को। इसमें जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर में, जितने भी फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जो यूज़ होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, वो सारे कंसेप्ट, वो सारे फार्मूले हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए हैं। और इस चैप्टर के माइंड मैप्स भी हम आपको फिर लास्ट पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहला फार्मूला है स्पीड का। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, जो होता है ds बटा dt। ds होता है डिस्टेंस, dt होता है टाइम। ऐसा यूनिट जो होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है आप जानते हो, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v वेक्टर होता है ds बटा dt। ठीक है, ds बटा dt यानी सेम होता है। तो ऐसा यूनिट जो होता है वेलोसिटी का वो होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो होता है इसका वेलोसिटी का वो होता है मीटर पर सेकंड। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, उसी को हम स्पीड कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर एवरेज डिस्टेंस अगर आपके पास दिया हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर आपके पास एवरेज स्पीड हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नीट में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है और नीट में कभी कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसा फार्मूला यूज होता है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन कंसेप्ट को यूज करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, जो कि नीट में इतना टाइम किसी क्वेश्चन को देना मुझे नहीं लगता है ठीक रहेगा, क्योंकि नीट में जो है वहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा खास ख्याल रखना होता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड सवाल जो है पहले ही से याद करके जाने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि देखो, अगर x डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, बाकी का x डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई हाफ डिस्टेंस जो है कोई बॉडी v1 वेलोसिटी से चल रही है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो v2 वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। हम आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। सबसे पहले देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1 होता है। ठीक है, और डेल्टा s बटा डेल्टा t, भाई ये बातें आप जानते हो, ये इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds बटा dt। देखो, अगर आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, s वर्सेस t ग्राफ है, तो इस पे अगर किसी पॉइंट पे मैंने एक सेकंड किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल एक सेकंड इस पॉइंट पे अगर मैंने इस पॉइंट पे अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मैंने पी पे वेलोसिटी निकालनी है, पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे जो थीटा आएगा उसका टेन, कहने का मतलब है टेन थीटा, उसका टेन थीटा जो होगा वो स्लोप के बराबर होगा। और पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप आप जानते हो ds बटा dt होता है, और उसी को हम वेलोसिटी एट पॉइंट पी कहते हैं। देखो भाई, एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो थीटा बनेगा उसका टेन थीटा जो होगा उस स्लोप के बराबर होगा। वही स्लोप जो होगा वीपी के बराबर, वेलोसिटी एट पॉइंट पी के बराबर होगा, वही ds बटा dt के बराबर होगा। एक बात का ख्याल रखना है कि थीटा जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे, वो थीटा बड़ा होगा तो वहाँ की वेलोसिटी भी बड़ी होगी, तो थीटा ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा। अब देखो, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन आप जानते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन जो मेन असली डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की वो है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। यानी कि मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। इसमें समझने की कोई बात है ही नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी का एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया डेल्टा v बटा डेल्टा t। अब अगर आपने किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है, पहले ये ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो vt है, क्योंकि अगर s वर्सेस t होगा तो उसमें आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसमें आप एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे मैंने p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे जो थीटा होगा, ठीक है, वो जो टेन थीटा होगा, उसका जो टेन का थीटा होगा तो वो स्लोप के बराबर होगा। और स्लोप आप जानते हो डेल्टा v बटा डेल्टा t ही होगा जब ग्राफ v वर्सेस t होगा, तो वो उसी को हम एक्सेलरेशन एट पॉइंट p कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, वहाँ पे जो थीटा होगा उसका टेन जो होगा, यानी का मतलब है टेन थीटा जो होगा वो स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप इसका dv बटा dt होगा, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, रिटार्डेशन। अब नीट में कभी एक्सेलरेशन ना देके रिटार्डेशन पूछा जाता है, डेटा देके रिटार्डेशन पूछा जाता है, तो भाई रिटार्डेशन होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद
अगर आपके पास दिया है आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और बताया है वेलोसिटी एक्स पे बताओ, तो डी एक्स बटा डी टी होगा। अगर वेलोसिटी वाई पे पूछा है तो डी वाई बटा डी टी होगा। अगर एक्सेलरेशन एक्स पे पूछा होगा तो डी वी एक्स बटा डी टी होगा। अगर एक्सेलरेशन वाई पे पूछा है तो डी वी वाई बटा डी टी होगा। यहाँ तक समझ आ गया? हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो नीट में बहुत बार यूज होते हैं। अब देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, ये जानते हो आप कि एक्सेलरेशन होता है डी वी बटा डी टी। लेकिन अगर डी टी की जगह डी एक्स के टर्म में दिया हो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा वी डी वी बटा डी एक्स। क्या होगा? वी डी वी बटा डी एक्स। अगर आपके पास डेटा दिया है इस तरीके का तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, डी वी बटा डी टी। अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वी डी वी बटा डी एक्स होगा। ठीक है, वी इंटू डी वी बटा डी एक्स होगा। यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना, जहाँ पे वी इंटू डी वी है वहाँ डी टी नहीं होगा, वहाँ डी एक्स होगा। और जहाँ पे खाली डी वी है ऊपर, वहाँ डी टी होगा नीचे। ये बात जो है ये ध्यान से देखना। उसके बाद देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर आपके पास एस दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वो कैसे? डी एस बटा डी टी से। अगर आपके पास वी दिया है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो डी वी बटा डी टी फार्मूले से। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी दी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो उसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी टी। अगर आपके पास एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछी है, उसका फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। जैसे यहाँ पे एस दिया है, वी पूछा है, डी एस बटे डी टी है। लेकिन अगर वी ही दिया होगा, डी एस पूछा होगा, तो उसका फार्मूला एस इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी टी होगा। और अगर एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी होगा इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। अब देखो, नीट में बहुत बार क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो v माइनस यू है। ठीक है, वो v माइनस यू होगी। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि v माइनस यू ही होगा, ये u माइनस वी भी हो सकता है। अब देखना है कि बड़ा टर्म कौन है, बड़े टर्म में से छोटी टर्म जो है वो माइनस करनी है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जहां भी आपको नजर आएगा वहां समझना कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी जो होगी वो क्या होगी, v माइनस यू होगी। अगर डाउन स्ट्रीम वर्ड कहीं देखने को मिलेगा तो उसमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो v प्लस यू होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चाहे एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, कोई भी कंडीशन हो, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो ऑलवेज वैलिड है, चाहे एक्सेलरेशन जीरो हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ऑलवेज वैलिड। अब देखो भाई, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन होता है वी इंटू डी वी बटा, एक सेकंड, यहाँ डी एक्स आएगा, ये मैंने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो एक्सेलरेशन होता है वी डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, v होता है डी एस बटा डी टी, ए होता है डी वी बटा डी टी, ए होता है वी डी वी बटा डी एक्स। ये हर कंडीशन में वैलिड होते हैं, चाहे एक्सेलरेशन जीरो हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, हर सिचुएशन में ये फार्मूले वैलिड है। ये फार्मूले मैंने पिछली स्लाइड में भी बता दिए हैं, फिर मैंने यहाँ पे रिपीट किए ताकि आपको ये पता चले कि ये हर सिचुएशन में क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हो, चाहे एक्सेलरेशन जीरो हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप बचपन से यानी 9th से पढ़ते आए हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उनमें कंडीशन है कि उनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। भाई जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि एफ होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। भाई मास तो कांस्टेंट ही होता है, अगर फोर्स भी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कांस्टेंट फोर्स होगा, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये जो फार्मूले हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। वो फार्मूले क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, ये इक्वेशन 11th 12th 9th 10th में आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी है। और तीसरी क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तभी एप्लीकेबल होंगी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब देखो, मैंने ये फार्मूले इसलिए पहले ही लिख के लाए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये फार्मूले जो है पहले ही लिख के लाए हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि नीट में कभी कभी स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं जिनको उधर सॉल्व करने में 2 से 3 या 4 मिनट लग जाते हैं, इसलिए मैंने वो स्टैंडर्ड सवाल यहाँ पे लाए हैं ऑलरेडी सॉल्व करके, उनका एंड रिजल्ट, उनका जो फार्मूला है वो यहाँ पे लाया है। अब देखो, अगर नीट में ऐसे सवाल करने बैठोगे तो 3 से 4 मिनट तो कहीं गए ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही ऐसे स्टैंडर्ड सवाल लाए हैं और उनका फार्मूला भी लाया है ताकि आप, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा डेटा दिया हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप लगा सकते हो और आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 13 और 14, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इनमें सबसे पहले ये वाला जो है, इसमें क्या है कि अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, तो इनका जो सेंटर मिड पॉइंट होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बटा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कह रहा है कि अगर ए पे वेलोसिटी v1 है, बी पे वेलोसिटी v2 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस x है, और x/2 पे वेलोसिटी क्या होगी? भाई x/2 क्या हो गया इनका,
यानी हाफ डिस्टेंस, कहने का मतलब है मिड पॉइंट। तो पूछ रहा है कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। भाई अगर ए पे v1 वेलोसिटी है, बी पे v2 वेलोसिटी है, तो इनके बीच में जो मिड पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो अगर अगर कोई भी गाड़ी जो है वो u वेलोसिटी से चल रही है, अगर कोई भी गाड़ी u वेलोसिटी से चल रही है, अगर आप ब्रेक मार रहे हो, ब्रेक मारने के बाद वो s डिस्टेंस कवर करेगी, वो ब्रेक मारने के बाद s डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद गाड़ी रुकेगी। लेकिन अगर बॉडी एन यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत बार तो डायरेक्ट पूछा गया है और बहुत बार जो है डेटा दे के पूछा गया है। फॉर एग्जांपल कहेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है, तो ब्रेक मारने के बाद 20 फॉर एग्जांपल मान लो 1 मीटर ट्रेवल कर रही है ब्रेक मारने के बाद, तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 20 क्या हो गया, यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा 2 × 10, ठीक है, तो वो हो गया 2u, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एक सेकेंड, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये वेरिएबल्स के टर्म में लिखा है ताकि आपको समझ आए और याद रहे। अगर बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक मारने के बाद s डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर n u वेलोसिटी से चलेगी तो ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ब्रेक मारने के बाद s डैश डिस्टेंस कवर करेगी। और जो s डैश होता है वो होता है n स्क्वायर s, जो s डैश होता है वो होता है n स्क्वायर s। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ये तो आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बटा 2। भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी इनिशियल प्लस फाइनल बटा 2 होगी। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई देखो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू बाई 2 है, v प्लस यू बाई 2 इंटू ये वाला t, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 होगी, और जो डिस्टेंस होगा वो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी होगा, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो जो इसका ये जनरल फार्मूला है, यानी ये कहीं भी एप्लीकेबल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर होगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड वाला, तो ये फार्मूला हर कहीं एप्लीकेबल है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड जो होता है वो होता है s इंटू एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन, ठीक है, s इंटू एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो इसका फार्मूला जो होगा एस एन होगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, जो n है यहाँ पे ये, यानी फॉर एग्जाम्पल आप 6 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहे हो तो n 6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जनरल फार्मूला हो गया एस इंटू एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन। इसका जो फार्मूला हो गया अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं। नीट 2022 में ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको देगा कि भाई थीटा वन पे पॉइंट पी पे थीटा वन है, पॉइंट क्यू पे थीटा टू है, तो वेलोसिटी कौन सी ज़्यादा है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि थीटा ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा। तो भाई अगर आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ है, तो स्लोप जो होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा और टेन थीटा वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप टेन थीटा के बराबर होगा वो, और वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, लेकिन ग्राफ होना चाहिए वी वर्सेस टी। भाई अगर एस वर्सेस टी होगा तो स्लोप टेन थीटा वेलोसिटी के बराबर होगा, अगर वी वर्सेस टी होगा तो स्लोप टेन थीटा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपके पास कोई टावर है या फिर कोई बिल्डिंग है, जरूरी नहीं है टावर टावर हो या यहाँ पे बिल्डिंग हो, किसी हाइट एच पे, किसी हाइट एच पे अगर आप हो और वहां से आप कोई स्टोन यानी ड्रॉप कर रहे हो, ये जो केस है ये ड्रॉप वाला केस है। किसी हाइट एच से अगर आप स्टोन ड्रॉप कर रहे हो और इस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो फाइनली जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइनली जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा। तो जो टाइम का फार्मूला है वो अंडर रूट टू एच बटा जी, और जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो अंडर रूट टू जी एच। अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले लिख के आता, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम पूरे अच्छे से बना के लाई है और पूरा दिखाया है कि टावर है, बिल्डिंग है, हाइट एच है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी वी क्या होगी जो पूछी जाएगी एग्जाम में, और टाइम क्या होगा ये भी मैंने लिख के लाया है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग या कोई टावर एच हाइट का है, एच हाइट से अगर आप स्टोन ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो नीचे ग्राउंड पे पहुंचने पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो अंडर रूट टू जी एच होगी, और टाइम जो लगेगा इसको टी इज टू अंडर रूट टू एच बटा जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर।
नीट 2022 में डायरेक्टली ये पूछा गया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो कितना होगा। तो ऑप्शन में दिया था 1:3:5:7, दूसरे में और कुछ दिया था, तो आंसर ये था। ठीक है, ये है गैलीलोज, ये लॉ है, ये क्या है, गैलीलोज लॉ ऑफ ऑड नंबर है। तो गैलीलोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है कि S1:S2:S3 जो है वो 1:3:5 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल S4 होगा, S5 होगा, तो 7, 9 एंड एक्स्ट्रा। तो आपने गैलीलोज लॉ ऑफ ऑड नंबर में यही याद रखना है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है, सक्सेसिव डिस्टेंस कवर करती है, उसका जो रेशियो होगा 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे सिमिट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी। सिमिट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो अगर आपके पास यहाँ से आप किसी वेलोसिटी v से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगी, जो एंड पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो बॉडी नीचे की तरफ फिर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा इस बॉडी को, वो u/g के बराबर होगा, और ऊपर से नीचे तक भी जो टाइम लगेगा वो भी u/g के बराबर होगा। ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है। आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे SHM हो गया, वहाँ भी ये फार्मूले यूज होते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, देखो ये टॉपिक जो है मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में कराना था, लेकिन चलो यहाँ पे लिख लिया, आप करा ही लेते हैं। देखो अगर आपके पास कोई हाइट h यानी बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, या टावर है, जो कुछ भी आपके पास है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइट अगर h है, अगर h हाइट से आप कुछ चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, ये जो h डैश है, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड है, मैक्सिमम HEIGHT हाइट अटेंड। जब किसी बिल्डिंग से आप u वेलोसिटी से बॉडी को फेंक रहे हो, तो वो कितने हाइट तक ऊपर जाएगी, उसका फार्मूला जो है जनरली है h'=u²/2g। u क्या है, जिस वेलोसिटी से आप इसको ऊपर फेंक रहे हो, जिस स्पीड से आप इसको ऊपर फेंक रहे हो। अब देखो, अब इसमें ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये कैसे निकालनी, ये भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितना इससे ऊपर जो है हाइट इसने अटेन कर ली। अब देखो, अगर आपसे टोटल हाइट पूछेगा, तो टोटल हाइट होगा इस बिल्डिंग की हाइट प्लस इसने ये यहाँ से बिल्डिंग से ऊपर कितना हाइट इसने अटेन किया, ठीक है। तो h प्लस h डैश जो होगी वो टोटल हाइट होगी, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर तक टोटल हाइट होगी, h डैश प्लस h। अब h डैश क्या है, h क्या है, देखो जब आप u वेलोसिटी से इसको फेंकोगे ना, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, और वहां से लेकर के इस बिल्डिंग तक, बिल्डिंग के टॉप तक जो हाइट होगी वो होगी h'=u²/2g। इसको आप यानी डिराइव भी कर सकते हो, जब नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये फार्मूला यूज नहीं करते, वो डिराइव करते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि भाई नीट जो है वहाँ पे आपको पता है टाइम जो है वो सेव करना होता है, जितना हो सके वहाँ पे टाइम सेव करना है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला डिराइव करके लाया है, और ये यहाँ पे फार्मूला लिख दिया ताकि आपका टाइम बच सके। तो जब हम u वेलोसिटी से बॉडी को फेंकेंगे, तो मैक्सिमम जो हाइट अटेन होगी h डैश, वो होगी h'=u²/2g। और अगर आपसे पूछा है हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करो, तो S=ut+12 होता है। तो S जो होगा वो -h होगा। अब यहाँ साइन कन्वेंशन का खेल यहाँ पे आएगा, वो हमने उसमें ज़्यादा यानी उसमें हमने ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं करनी है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि जो S होगा वो -h के बराबर होगा, और वो होगा ut+12 यहाँ पे जो u है वो ये इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और t भी यहाँ पे टाइम है। अब यहाँ याद रखना है कि जो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा, और इस इक्वेशन को यूज करके आप h हाइट निकाल सकते हो, और h हाइट क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, जिससे बहुत सारे टॉपिक नीट के बहुत सारे टॉपिक सॉल्व होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है भाई, अगर आपके पास बताया है रिलेटिव डिस्टेंस बताओ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताओ, बी ए एक्स बी ए बताया, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम एक्स बी माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी बताया है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप ये ऐसे फार्मूले यूज करते हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, इसमें आपने याद रखना है कि जो एक ए है उसको आपने सपोज करना है कि ये रेस्ट पे है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल यूज करोगे ना तब आपको अच्छे से इनकी समझ आएगी। अभी तो आप सिर्फ ये याद रखो कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होती है वो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगी। अब वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, इसमें याद रखना है
जब आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखते हो, उसमें ए को हम सपोज करते हैं कि वो रेस्ट पे है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी रिलेटिव मोशन 2D में देखना है, तो इसमें 3-4 टॉपिक आते हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम आता है, ये मैन है MAN मैन, रेन मैन प्रॉब्लम है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है। तो ये 3 टॉपिक जो है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जब तक ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको ये कभी समझ नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा दिया, इसके फार्मूले यहाँ पे समझा दिए। तो रिलेटिव मोशन इन 2D में रेन मैन प्रॉब्लम आता है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम आता है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना है, और वेक्टर तो आपने पढ़ा होगा, वेक्टर का कंसेप्ट और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इसमें यूज करना है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, जितने हो सके इन टॉपिक 3 टॉपिक में से अपने न्यूमेरिकल इन टॉपिक के प्रैक्टिस करने जितने हो सकेंगे, ठीक है। वैसे इनके जो मेन फार्मूले हैं वो मैं लिख के लाया हूँ लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जब तक ना आप इसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अब साइन थीटा VR/VS होता है। VR होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, VS होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब जो स्विमर है वो रिवर के फ्लो के साथ थीटा एंगल पे मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो वही थीटा यहाँ पे है, ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन फ्लो ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर के बीच में, ये वाला एंगल है थीटा। तो अगर आपके पास टाइम पूछा है, तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस इन वाई एंड बटा डिस्टेंस वेलोसिटी इन वाई के बराबर। फॉर एग्जांपल ये आपका रिवर है, ये रिवर की विड्थ है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्टेंस इन वाई कहेंगे, ठीक है, उसको हम डिस्टेंस इन वाई कहेंगे। और अगर स्विमर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये एंगल थीटा है, तो जो वेलोसिटी इन वाई होगी वो ये होगी ना, ये वेलोसिटी इन वाई होगी। और वेलोसिटी इन वाई क्या होगी, इसका कॉस कंपोनेंट, यानी VS cos थीटा। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी VS से चल रहा है, एंगल थीटा पे ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो VS cos थीटा होगा इसलिए वेलोसिटी इन वाई जो होगी, मैंने यहाँ पे VS cos थीटा लिखा। वैसे ये आपको याद रखने की, एक सेकेंड, ये आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एक सेकेंड। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइन थीटा VR/VS होगा। VR रिवर की वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और VS जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। और टाइम जो होगा डिस्टेंस इन वाई बटा वेलोसिटी इन वाई होगा। डिस्टेंस इन वाई को मैंने D से रिप्रेजेंट किया, और वेलोसिटी इन वाई जो है मैंने आपको समझाया कि VS cos थीटा कैसे होता है। क्योंकि अगर जो स्विमर है VS वेलोसिटी से चल रहा है एंगल थीटा पे, एंगल थीटा पे, तो भाई इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसी को हम वेलोसिटी इन वाई कहेंगे। और जो VS का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो VS cos थीटा होगा। इसीलिए मैंने VY को VS cos थीटा लिखा। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स, जितने इस चैप्टर के फार्मूले हो सकते थे मैंने एक एक फार्मूला और एक एक कंसेप्ट समझाया। इससे बाहर इस चैप्टर के कोई भी फार्मूले नहीं है, जितने भी हो सकते थे इस चैप्टर के फार्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो सारे मैंने पढ़ा दिए। और लेकिन एक बात और बताऊंगा, ये जो रिवर मैन प्रॉब्लम है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, इनमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। जब तक ना इनमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर के फार्मूले कंसेप्ट वो मैंने सारे करा लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 लेक्चर आएगा, ठीक है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था इसी लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन भी कराऊं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो हम इन लेक्चर्स में जो है सिर्फ फार्मूले पढ़ रहे हैं, और फार्मूलों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर एक ही लेक्चर में इतने सारे फार्मूले आ जाएं तो वो बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि काइनेमेटिक्स के 2 पार्ट बनाए जाएं, जिसमें एक में काइनेमेटिक्स का एक पोर्शन पढ़ाया जाए, और दूसरे पार्ट में जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, इसमें कुछ यानी कंफ्यूजिंग फार्मूले हैं जो आपको याद करने के लिए थोड़ा यानी कूल माइंड रखना होगा। इसलिए अगर एक ही लेक्चर में इतने फार्मूले पढ़ा दूं तो आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 लेक्चर में डिवाइड करता हूँ। तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए या शार्ट नोट्स चाहिए, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई कॉल नहीं करना, ना फ़ोन करना, कोई कॉल नहीं करना, खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो अब ये जो माइंड मैप्स हैं इनकी एक खासियत है कि जितने भी चैप्टर के फार्मूले हैं वो हम मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस पे कवर करने की कोशिश करें। 1 या 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस पे हम पूरे चैप्टर के फार्मूले कवर करेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा 1 या 2 पेजेस पे ही कवर करने की, लेकिन जितना मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस यूज होंगे उतनी उतनी ज़्यादा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको माइंड मैप चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, ओनली व्हाट्सएप। और जो माइंड मैप होंगे वो पेड होंगे, वो देखा जाएगा कितने का एक माइंड मैप एक चैप्टर का माइंड मैप रखा जाएगा। उसके बाद थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, आप हमारे साथ यहाँ पढ़ रहे हैं,
हमारे लेक्चर्स आप देख रहे हैं, अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, जो कंसेप्ट जो फार्मूले हम लेकर आ रहे हैं यानी शॉर्ट नोट्स, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के माइंड मैप के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।